हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएसएससी एजुकेशन। स्वागत है आपका जेएसएससी एजुकेशन पर। हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इस टॉपिक को पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने संयुक्त राष्ट्र संघ से रिलेटेड जितने भी पहलू थे इन सभी को हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ की जो विशेष एजेंसियाँ हैं, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज जो है उसको देखेंगे और इसके साथ हमारा ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो जो भी अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसीज के रूप में काम करती है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए। जेएसएससी एजुकेशन ने एक जेएसएससी एजुकेशन ऐप लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से हम जेपीएससी पेपर 2 के टेस्ट सीरीज चैप्टर वाइज लेके आए हैं। और इसके अलावा जेएसएससी सीजीएल फुल वीडियो कोर्स, इसको भी हम लोगों ने लाया है। और सेपरेट वीडियो कोर्स हर एक सब्जेक्ट का, ये भी इस ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ में जेएसएससी सीजीएल के टेस्ट सीरीज को और डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ को भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप जाइए इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और फिर जो भी डेमो क्लासेस यहाँ अवेलेबल है उसे देखिए और आपको जो इसमें अच्छा लगता हो उसको ज़रूर लीजिए, यहाँ पर इनरोल कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ऐप बहुत ही पसंद आएगा और आपके काम की काफ़ी सारी चीज़ें इस ऐप पे अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशन की विशिष्ट एजेंसियाँ। टोटल कितनी विशिष्ट एजेंसियाँ हैं यूनाइटेड नेशन की? तो मैंने पहले भी बताया था कि टोटल कहीं कहीं आपको 15 देखने को मिलेगा और कहीं कहीं आपको 17 देखने को मिलेगा। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी क्लियर किया था कि ये ऐसा क्यों होता है। आज भी हम लोग दोबारा से इसे देख लेंगे। तो देखते हैं कौन कौन सी स्पेशलाइज्ड एजेंसी के तौर पर काम करती है यूनाइटेड नेशन के लिए। तो पहला है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसमें जितनी भी एजेंसीज है सभी का डिटेल आपको जानना जरूरी नहीं है। जिसका भी डिटेल जानना है हमें, जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा, उसे मैंने आगे इंक्लूड किया हुआ है। रेस्ट जितनी भी एजेंसीज बच जाएगी उसका सिर्फ आपको हेडक्वार्टर ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ हेडक्वार्टर के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो जिसे भी मैंने हाईलाइट किया है, जैसे कि यहाँ पर 1 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, इन सभी का जो है आपको हेडक्वार्टर के अलावा कुछ और भी इंफॉर्मेशन जानना आपके लिए आवश्यक है। तो इसे मैंने आगे बताया भी है। 5 और 6 को तो ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया है। तो ठीक है, हम लोग देखते जाते हैं। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, जिसे कि हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। सेकंड नंबर पे है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में से IMO कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लंदन, UK में। तीसरा है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन WTO। इसका हेडक्वार्टर है मैड्रिड, स्पेन में। इसे एक जगह आप इकट्ठा एक कॉपी में लिख लें और फिर उसे आप बार बार देखते रहें, क्योंकि हेडक्वार्टर आपसे जरूर पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको WTA का डिटेल पूछेगा, डिटेल नहीं पूछेगा, आपका इसका हेडक्वार्टर पूछेगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। जिसका भी डिटेल पूछा जाएगा उसे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। चौथा है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग शॉर्ट में यूनेस्को के नाम से जानते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। वर्ल्ड बैंक ग्रुप, इसमें कौन कौन सा आता है? जैसे कि हम लोग वर्ल्ड बैंक ग्रुप में देखते हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA। यही तीनों है जो कि स्पेशलाइज्ड एजेंसी के तौर पर काम करती है यूनाइटेड नेशन के लिए। तो इसे कहीं कहीं अलग से भी दिखाया जाता है। अगर आप अलग से दिखाएंगे तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा? 15 में वर्ल्ड बैंक ग्रुप को आप घटा दें और 3 ऐड कर दें, तो इस तरह से ये टोटल 17 बन जाता है। इसीलिए कहीं कहीं आपको ये 15 देखने को मिलेगा और कहीं कहीं आपको 17 देखने को मिलेगा। तो आपको इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है। मोटे तौर पर आप 15 ही याद रखें, क्योंकि 15 ही एक तरह से सही है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के रूप में हम तीनों संस्थाओं को एक साथ देखते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन DC, USA में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO, इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल, कनाडा में। इस ऑर्गेनाइजेशन को शिकागो कन्वेंशन के द्वारा जो है बनाया गया था। तो ये अब याद रखेंगे। और दूसरा इंफॉर्मेशन इसमें जो है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक कोर्सिया प्लान लाया गया है, जिसमें कि कार्बन एमिशन को कम करने की बात कही गई है। कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन, अंतर्राष्ट्रीय एविएशन में कार्बन ऑफसेटिंग मीन्स कार्बन के उत्सर्जन को कैसे हम लोग कम कर सकें, इसके लिए कोर्सिया प्लान को लाया गया है। तो ये 2 इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप सिर्फ ध्यान में रखें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में।
अगला ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके द्वारा एक ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स ये जारी किया जाता है, तो इसे आप सिर्फ ध्यान में रखेंगे। इस स्लाइड में अगर देखें तो हमारे लिए पॉइंट नंबर 11 मीन्स ऑर्गेनाइजेशन नंबर 11 और 15 इन दोनों का हम लोग आगे डिटेल देखेंगे। अगला है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। उसके बाद है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO। इसका भी हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। एक तरह से अगर आप देखेंगे कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम W से शुरू होता है और O से खत्म होता है, अधिकांश तौर पर इसका जो हेडक्वार्टर होता है वो जेनेवा होता है, तो इसे आप ट्रिक के तौर पर ध्यान में रख सकते हैं। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट IFAD। इसका हेडक्वार्टर है रोम इटली में। यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिडो इसे कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन UPU। इसका हेडक्वार्टर है बर्न स्विट्जरलैंड में। और अंत में है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO। इसका हेडक्वार्टर है रोम इटली में। तो इस तरह से जैसे भी आप याद रख सकें, कुछ अगर ट्रिक आप डेवलप कर सकें तो उसे आप डेवलप कर लीजिए, बना लीजिए और एक कॉपी में इकट्ठा एक जगह लिख लीजिए। और इस 15 जो ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग है इसका हेडक्वार्टर आप रट लीजिए, इसको ध्यान में रखिए क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन प्राय देखने को मिल जाता है। अब चलिए बारी बारी से जिसे मैंने हाईलाइट किया है उसे थोड़ा डिटेल में देखेंगे। पहला है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। स्थापना का जो ईयर है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए, फिर आप ध्यान में रखें। जिस भी पॉइंट को मैंने रेड से हाईलाइट किया है उसे आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके टोटल 194 सदस्य हैं और इसका कार्य क्या है? टू एक्ट एज द डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी ऑन इंटरनेशनल हेल्थ वर्क। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य में ये डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी की तरह काम करती है, समन्वय प्राधिकारी के रूप में काम करती है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि कोरोना के इस काल में WHO के द्वारा समय समय पर गाइडलाइन इशू की जाती थी, जारी की जाती थी और पूरे विश्व के राष्ट्र उस गाइडलाइन के आधार पर इस आपातकाल से जूझने की कोशिश कर रहे थे और WHO वहाँ पर एक कोऑर्डिनेटिंग और डायरेक्टिंग अथॉरिटी की तरह काम कर रहा था। इसके अध्यक्ष हैं टेड्रोस एडानोम, जिसे हम लोग डायरेक्टर जनरल कहते हैं, महानिदेशक कहते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें इंफॉर्मेशन है वो है कि करंट WHO की जो चीफ साइंटिस्ट हैं वो है सौम्या स्वामीनाथन, जो कि इंडिया से बिलोंग करती हैं और ये 2019 से यहाँ पर चीफ साइंटिस्ट के तौर पर काम कर रही हैं। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है और आने वाले एग्जाम में ये पूछा भी जा सकता है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो पिछले साल मई 2020 में आयोजित किया गया था, ये किस तरह से आयोजित किया गया? तो वर्चुअली आयोजित किया गया था क्योंकि कोरोना के कारण जो है कहीं किसी प्लेस पर यह ऑर्गेनाइज कर पाना पॉसिबल नहीं था, तो इसे वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया था। और ये कौन सा था? 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। हर साल ये आयोजित किया जाता है, पिछले साल वर्चुअली मई 2020 में आयोजित किया गया था। और इसी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में पिछले साल को मीन्स 2020 के साल को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द नर्स एंड द मिडवाइफ इसके तौर पर मनाने की घोषणा की गई थी। तो ये UN के द्वारा नहीं की गई थी, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा की गई थी कि पिछले साल मीन्स 2020 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ के तौर पर मनाया जाए। ठीक है। WHO एक रिपोर्ट भी जारी करता है, इसे हाल ही में इसने जारी किया है, सेविंग लाइफ्स स्पेंडिंग लेस। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। आपसे अगर पूछा जाएगा कि सेविंग लाइफ्स स्पेंडिंग लेस रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो आपका आंसर क्या होगा? WHO। अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है खाद्य और कृषि संगठन FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसे हम लोग देखेंगे। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम इटली में। इसके सदस्य देश 197 है। ये सदस्य देश आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर मैंने बता दिया है, अगर आप ध्यान में रखें तो बहुत ही अच्छा है। इसमें एक मेंबर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड है इस 197 में और 2 एसोसिएट मेंबर्स इंक्लूड है। जो 2 एसोसिएट मेंबर्स हैं वो है फेरो आइलैंड और टोकैलू और 1 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन यूनियन। तो इसे आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। अंतिम सदस्य जो कि FAO में शामिल हुआ वो है अफगानिस्तान और ये कब शामिल हुआ था? 2016 में। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। इसका क्या कार्य है? इट हेल्प्स गवर्नमेंट्स एंड डेवलपमेंट एजेंसीज कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज। मीन्स ये सरकार को और डेवलपमेंट एजेंसीज को ये बताता है, सहायता करता है इस चीज में कि वह अपने काम को कोऑर्डिनेट करें। किस लिए? टू इम्प्रूव एंड डेवलप एग्रीकल्चर, कृषि को, फॉरेस्ट्री को,
फिशरीज को, लैंड को और वाटर रिसोर्सेज को कैसे और डेवलप किया जाए, कैसे और इम्प्रूव किया जाए, इस चीज़ के लिए यह हेल्प करता है गवर्नमेंट को और डेवलपमेंट एजेंसीज को। इसके द्वारा इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन यह भी स्थापित किया गया है। इसे आप ध्यान में रखेंगे कि इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन FAO के द्वारा स्थापित किया गया है। अगली जो संस्था है वह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। इस ईयर को आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि यह ऐसी संस्था है जिसकी स्थापना यूनाइटेड नेशन के पहले हो गई थी, तो इसीलिए इसका ईयर जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में और इसके टोटल 187 मेंबर स्टेट्स हैं। वर्ष 1969 में 1969 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके क्या क्या कार्य हैं? वैश्विक एवं स्थायी शांति हेतु सामाजिक न्याय स्थापित करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानवाधिकारों एवं श्रमिक अधिकारों को बढ़ावा देना। मीन्स श्रमिकों से रिलेटेड जो भी उसके अधिकार हो सकते हैं उसको ये बढ़ावा देता है। और वैश्विक एवं स्थायी शांति हेतु यह सामाजिक न्याय कैसे स्थापित किया जा सके इसके लिए यह कार्य करता है। ILO अपना काम जो है 3 मुख्य निकायों के माध्यम से करता है। इसके 3 मेन बॉडीज हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। एग्जाम में पूछा जाता है कि ILO के 3 मुख्य निकाय कौन कौन से हैं, तो ये कौन कौन से हैं? अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, शासी निकाय, गवर्निंग बॉडी और अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय, इंटरनेशनल लेबर ऑफिस। तो ये 3 मुख्य निकायों मेन बॉडीज के थ्रू ये अपना काम करता है। इसमें जो और इंफॉर्मेशन है वो ये है कि ILO हैव 8 कोर फंडामेंटल कन्वेंशंस। 8 जो है इसके कोर और फंडामेंटल कन्वेंशन है और इस 8 कन्वेंशन को लगभग 135 मेंबर स्टेट ने इसे रेटिफाई कर लिया है। लेकिन अभी भी दुर्भाग्यवश 48 मेंबर स्टेट्स जो है 187 मेंबर स्टेट्स में अभी तक इन्होंने इस 8 फंडामेंटल या इसे कोर कन्वेंशन कहें, इसको अभी तक इन्होंने रेटिफाई नहीं किया है। ये कौन कौन से 8 कन्वेंशन है? पहला है फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन, एबोलिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन, इक्वल रिन्यूमरेशन कन्वेंशन, डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट ऑक्यूपेशन कन्वेंशन, मिनिमम एज कन्वेंशन, वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू ऑर्गेनाइज्ड कन्वेंशन, राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन। तो इस 8 कन्वेंशन में इंडिया ने इस ऊपर के 6 कन्वेंशन को रेटिफाई कर दिया है और हाल ही में इसने इस 2 कन्वेंशन को, कन्वेंशन नंबर 138 और कन्वेंशन नंबर 182, इस दोनों को हाल ही में इन्होंने, भारतीय सरकार ने इसे रेटिफाई किया है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे कि मिनिमम एज कन्वेंशन और वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन को भारत सरकार ने हाल ही में रेटिफाई किया है। भारत सरकार ने अभी भी 2 कन्वेंशन, ये जो 7वां और 8वां नंबर है, इसे रेटिफाई नहीं किया है। इसे रेटिफाई नहीं करने के पीछे क्या कारण है? तो कारण ये माना जाता है कि द मेन रीजन फॉर नॉन रेटिफिकेशन ऑफ ILO कन्वेंशन नंबर 87 एंड 98 इज ड्यू टू सर्टन रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट। गवर्नमेंट सर्वेंट पे कुछ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड है जिसके चलते भारत सरकार इन 2 कन्वेंशन को रेटिफाई नहीं कर पा रही है। ये रिस्ट्रिक्शन क्या क्या है? टू स्ट्राइक वर्क, मीन्स आप काम में हड़ताल नहीं कर सकते हैं। सरकारी कर्मचारी है उनके लिए यह रूल है कि आप स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं। ओपनली गवर्नमेंट को आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं, गवर्नमेंट के पॉलिसीज को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। आप फ्रीली जो है कोई भी फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं और आप किसी फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन को फ्रीली ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। तो इन सभी रिस्ट्रिक्शन के चलते भारत सरकार बाध्य है कि वह कन्वेंशन नंबर 7 और 8 को रेटिफाई नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हैं, आप इससे ध्यान में रखेंगे कि भारत सरकार द्वारा 2 कन्वेंशन को हाल ही में रेटिफाई किया गया है, किस किस कन्वेंशन को भारत सरकार ने रेटिफाई नहीं किया है और टोटल कितने कोर कन्वेंशन है। और एक बात और आप ध्यान रखें कि ओवरऑल 135 मेंबर स्टेट ने इस पूरे 8 कन्वेंशन को जो है वो रेटिफाई कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यूनिसेफ। यूनिसेफ का जो नाम है, फुल फॉर्म है, यही आपके लिए क्वेश्चन है। तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। किस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध में तबाह हुए देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन स्थिति में भोजन और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए।
किस स्थिति में? आपातकालीन स्थिति में। किसे? बच्चों को और माताओं को। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। 1953 में यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक स्थायी हिस्सा बन गया और इस संगठन से अंतर्राष्ट्रीय एवं आपातकालीन शब्द को हटा लिया गया। ये जो दो शब्द हैं, इंटरनेशनल और इमरजेंसी, इन दो वर्ड को 1953 में इससे हटा लिया गया और संयुक्त राष्ट्र संघ का ये स्थायी हिस्सा बन गया। अब इसका नाम संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है, मीन्स यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड इसका नाम है, पर इसे अभी भी हम लोग यूनिसेफ के नाम से ही जानते हैं, ठीक है। किंतु मूल संक्षिप्त नाम यूनिसेफ को बरकरार रखा गया है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क सिटी में। और इसके टोटल कितने सदस्य हैं? 192 सदस्य हैं। अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वीपो, जिसे कि शॉर्ट में हम लोग वीपो कहते हैं। वीपो का भी फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। इसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में और इसके टोटल 193 सदस्य हैं। प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। तो इस इंफॉर्मेशन को आप ध्यान में रखेंगे, एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और भारत जो है वीपो में कब शामिल हुआ था? 1975 में। यह ऑर्गेनाइजेशन 1967 में बनी थी और इसके 8 साल के बाद जो है भारत इसमें शामिल हुआ था। अगला ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसको देखते हैं। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। इसके टोटल 193 सदस्य हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने हाल ही में इस संस्था को छोड़ दिया है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में यूनेस्को की सदस्यता को किसने त्याग दिया, तो आपका आंसर होगा यूएसए और इजराइल। और इसमें 11 एसोसिएट मेंबर्स हैं, ठीक है। तो टोटल सदस्य कितने हैं? 193। इसके अध्यक्ष मीन्स वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑड्रे ऑजले, ठीक है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। इसके क्या क्या कार्य हैं? तो सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उन्हें उम्र भर सीखने हेतु प्रेरित करना, सांस्कृतिक विविधता मीन्स जो कल्चरल डाइवर्सिटी होता है उसको प्रोत्साहित करना, परस्पर संवाद को प्रोत्साहित करना और शांति की प्रवृत्ति जो है इसको प्रोत्साहित करना इसका काम है। सतत विकास के लिए नीति एवं विज्ञान संबंधी ज्ञान का उपयोग करना मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, इसके लिए विज्ञान संबंधी ज्ञान का उपयोग करना। विश्व के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे अफ्रीका एवं लैंगिक समानता पर ध्यान केंद्रित करना, ठीक है। जो प्राथमिकता वाले कौन कौन से क्षेत्र हैं विश्व के लिए? विश्व के लिए अफ्रीका भी एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र है, क्योंकि बहुत ही पुअर जो महाद्वीप है, ये गरीब महाद्वीप है। इनके जो भी देश इस अफ्रीका महाद्वीप में है वो सभी गरीब देश हैं। तो उनको कैसे अपलिफ्ट किया जाए, उनका कैसे विकास हो, ये एक प्राथमिकता वाली बात है पूरे विश्व के राष्ट्रों के लिए। तो इसे प्राथमिकता देना, साथ में जो लैंगिक असमानता है पूरे विश्व में उसको कैसे कम किया जाए और लैंगिक समानता की ओर बढ़ा जाए, इस बात पर ध्यान देना यूनेस्को का काम है, ठीक है। करेंटली देयर आर 5 इंडियन सिटीज इन यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, UCCN। आपसे पूछा जाएगा कि क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क किसके द्वारा जो है ये बनाया जाता है, तो आपका आंसर होगा यूनेस्को के द्वारा। और भारत के कितने सिटीज इसमें शामिल है? तो 5 इंडियन सिटीज जो है को इसमें इंक्लूड किया गया है। वो कौन कौन से हैं? जयपुर, वाराणसी, चेन्नई, मुंबई और हैदराबाद। इस सिटीज के अलावा किस लिए इस सिटीज को क्रिएटिव सिटीज में शामिल किया गया है वो भी आप ध्यान रखें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। जैसे जयपुर को क्राफ्ट्स एवं फोक आर्ट्स के लिए, वाराणसी को क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक के लिए, चेन्नई को क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक के लिए, मुंबई को फिल्म के लिए और हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी के लिए। इन सभी चीज़ों के लिए इसे क्रिएटिव सिटीज के रूप में इस यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है। इस तरह से हम लोगों ने जो भी इंपॉर्टेंट स्पेशलाइज्ड एजेंसीज थी जिसे हमें डिटेल जानना था उसे हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग इंटरनेशनल ईयर, अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो कि यूएन के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है उसे हम लोग देखेंगे। 2021 में 4 इंटरनेशनल ईयर जो है अलग अलग क्षेत्रों में उसे मनाने की घोषणा यूएन के द्वारा की गई है। पहला है इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट, इसके रूप में 2021 को मनाया जाएगा। इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके रूप में मनाया जाएगा। इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, इसके रूप में मनाया जाएगा। और इंटरनेशनल ईयर फॉर द एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। तो इस तरह से इस पूरे साल को 2021 के साल को
अलग अलग क्षेत्रों में इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा यूएन के द्वारा की गई है। इसमें जो पहला है इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट, इसे आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2020 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ के रूप में मनाया गया था, ये भी यूएन के द्वारा डिक्लेयर किया गया था। और 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स इसके रूप में मनाए जाने की घोषणा यूएन के द्वारा की गई है। और इसका इनिशिएटिव जो है वो इंडिया के द्वारा ही लिया गया था और इंडिया ने खुद 2018 को राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया है। तो इस तरह से इंडिया के द्वारा ही यह बात उठाई गई थी कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जाए और संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इसे माना गया और 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में इसके द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, अब हम लोग विश्व व्यापार संगठन के बारे में पढ़ेंगे। WTO जो है वो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज नहीं है यूएन का, इसे हम लोग अलग से पढ़ रहे हैं क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। WTO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो देशों के मध्य व्यापार के नियमों को विनियमित करता है, व्यापार के नियमों को यह रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है। WTO को वर्ष 1947 में संपन्न हुए जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, जिसे हम लोग शॉर्ट में गेट कहते हैं, के स्थान पर अपनाया गया। और WTO के निर्माण की पृष्ठभूमि जो गैट के उरुग्वे दौर था 1986 से 94 के बीच में, उसी वार्ता में तैयार हो गई थी और 1995 में WTO अपना काम करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से आपसे पूछा जाएगा कि जो WTO के निर्माण की जो पृष्ठभूमि है वो कहाँ से शुरू हुई थी, तो आपका आंसर क्या होगा, उरुग्वे दौर से। जिस समझौते के तहत WTO की स्थापना की गई थी उसे हम लोग माराकेश समझौता के नाम से जानते हैं। मोरक्को में जो है ये माराकेश जगह है, तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। जो WTO की स्थापना जिस समझौते से हुई थी उसे हम लोग मार्केश समझौता के नाम से जानते हैं। गेट और WTO में मुख्य अंतर क्या है, तो गेट जहां ज्यादातर वस्तुओं के व्यापार को विनियमित करता था, वहीं WTO न केवल वस्तुओं को बल्कि सेवाओं और अन्य बौद्धिक संपदाओं जैसे व्यापार चिन्हों, डिजाइनों और आविष्कारों से संबंधित व्यापार को भी इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, तो आप उम्मीद करता हूं कि आप इसके अंतर को समझ पाए होंगे कि गेट जहां सिर्फ वस्तुओं के व्यापार को रेगुलेट करता था, वहीं WTO क्या करता है, वस्तुओं को, गुड्स को, सेवाओं को, सर्विसेज को, इसके अलावा जो और भी अन्य बौद्धिक संपदा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जैसे कि व्यापार चिन्ह, डिजाइन, आविष्कार, इसके भी व्यापार को जो है यह रेगुलेट करता है। इसके टोटल 164 सदस्य हैं और भारत वर्ष 1947 में गेट और WTO का संस्थापक सदस्य देश बना। जब गेट का निर्माण किया गया था उसी समय से भारत इसका सदस्य के रूप में इसमें शामिल है। इसके महानिदेशक कौन है, तो नगोजी ओकोंजा-इवेला, ये एक महिला है और ये नाइजीरिया से बिलोंग करती हैं और ये पहली अफ्रीकी अधिकारी हैं और साथ में ये पहली महिला भी हैं जो कि WTO की महानिदेशक के रूप में काम कर रही हैं। वर्तमान में ये इसकी महानिदेशक हैं। इसके क्या क्या कार्य हैं WTO के, एक बार उसे देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु नियमों को निर्धारित करना और उसे लागू करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इसे आप ध्यान में रखेंगे। व्यापार उदारीकरण के विस्तार के लिए बातचीत और निगरानी हेतु एक मंच प्रदान करना, व्यापार विवादों का समाधान करना, जो भी विवाद देशों के मध्य में व्यापार से रिलेटेड होंगे उसका यह समाधान करता है। व्यापार उदारीकरण से मतलब है कि किस तरह से आप ट्रेड को जो है वो लिबरलाइज करेंगे कि आसान बनाया जा सके, उसके लिए बातचीत करना और साथ में एक मंच प्रदान करना। ठीक है, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को बढ़ाना, वैश्विक आर्थिक प्रबंधन में शामिल अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सहयोग स्थापित करना, कि जो अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं वैश्विक आर्थिक प्रबंधन मीन्स जो ग्लोबल इकोनॉमिक मैनेजमेंट में जो अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इन्वॉल्व है उसके साथ सहयोग स्थापित करना, साथ में जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं को वैश्विक व्यापार प्रणाली से पूरी तरह से लाभान्वित होने में सहयोग करना, कि कैसे डेवलपिंग कंट्रीज को, विकासशील देशों को ये जो पूरा वैश्विक व्यापार प्रणाली है, ग्लोबल ट्रेड जो एक सिस्टम बना हुआ है, इससे विकासशील देश कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सके, इसके लिए उन्हें सहयोग करना। ठीक है, तो ये सभी कार्य जो है वो WTO के हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने आज संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, इस पूरे टॉपिक को आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगले क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आएंगे और एक छोटा सा अनाउंसमेंट और आपके लिए है कि हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो इस मंच से जुड़े हुए हैं, JSSC एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं उनमें एक निराशा का भाव जो है वो अब आना शुरू हो गया होगा। मैं समझ सकता हूँ कि जिस तरह से झारखंड सरकार के द्वारा नीति चलाई जा रही है,
एग्ज़ाम को जो है डिले किया जा रहा है, जो एग्ज़ाम का फाइनल रिजल्ट आ गया है उसे कैंसिल कर दिया जा रहा है, और तरह तरह की काफ़ी सारी बातें, चाहे वो जेपीएससी का एग्ज़ाम हो चाहे जेएसएससी का एग्ज़ाम हो, इससे रिलेटेड जो है वो सुनने को मिलता है। तो एक निराशा का माहौल, एक अनिश्चितता का माहौल जो है वो स्टूडेंट्स के बीच में आ गया है। तो ऐसे में ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि हम झारखंड का मोह त्याग कर, कि सिर्फ झारखंड पे कंसंट्रेट ना होकर किसी और एग्ज़ाम के बारे में भी सोचें, जैसे कि अन्य जो स्टेट्स हैं, बिहार है, यूपी है, इन सभी के द्वारा जो स्टेट पीसीएस लिया जाता है। जैसे कि हाल ही में भी बीपीएससी का रिजल्ट जारी हुआ है और हमने देखा है कि बीपीएससी जो है लगातार कई वर्षों से काफ़ी अच्छी तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है, और इसका अगला एग्ज़ाम भी जो है वो नवंबर दिसंबर में होने वाला है। 67वीं बीपीएससी नवंबर दिसंबर में होने वाली है। तो इसको क्यों ना ध्यान में रख के हम लोग अपना थोड़ा एफर्ट जो है दूसरे स्टेट्स के ऊपर भी लगाएं और दूसरे एग्जाम्स के ऊपर भी लगाएं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे, और जो हमारे मंच से जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका पूरा एक प्लान जो है, रोड मैप जो है हम लोग आपके सामने लेकर आएंगे, और आप लोगों को आपकी तैयारी में हम लोग भरपूर सहयोग करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले क्लास में।